हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास। समास क्या होता है, सबसे पहले हम समास की परिभाषा करेंगे। समास का जो अर्थ होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थ की। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। भाषा की हम बात करें तो भाषा में हम किसको छोटा कर सकते हैं? भाषा में हम शब्दों को छोटा कर सकते हैं, वाक्यों को छोटा कर सकते हैं। मतलब जब हम बात बड़ी कहना चाहते हैं लेकिन हम कम शब्दों में उसी बड़ी बात को कहना चाहते हैं, तब हम समास का प्रयोग करते हैं। तो समास होता क्या है? समास होता है कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने बारे में या किसी भी बारे में जानकारी देना। या हम अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले मतलब जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो शब्द भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनको मेल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास। ये एक प्रक्रिया है। समास क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक बनाते हैं। तो समास कोई चीज़ नहीं है, समास एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसके बाद आता है समस्त पद। ये मूल है, बेसिक है। ये अभी भेद वगैरह नहीं हम कर रहे हैं, ये समास के हैं। भी समास क्या है? प्रक्रिया है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। परिभाषा मैंने आपको बताई। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है समस्त पद क्या होता है? समास किए हुए पद को समस्त पद कहते हैं। समास किए हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। मतलब जिस पद को हमने छोटा कर चुके हैं हम पहले से ही। ठीक है, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप ये डेफिनेशन देखिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमारे पास आती हैं। समास की आती है, समस्त पद की आती है, और एक आती है विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को तोड़कर पुनः या दोबारा मूल रूप में लेकर आना, अलग अलग करना, मूल रूप में लेकर आने को कहते हैं हम विग्रह। अब हम तीनों चीज़ों को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मैं कहती हूँ रसोई के लिए घर। रसोई होता है खाना बनाना, मतलब रसोई के लिए घर। हमें बात कहनी थी कि रसोई के लिए घर में जाओ या वहाँ से कोई सामान उठा कर लाओ। तो रसोई के लिए घर, ये चार शब्द थे, ये आपस में संबंध रखते हैं कि वो घर जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, उसको हमने एक बना दिया, उसको हमने समास कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसको बना दिया हमने रसोई घर। ठीक है, तो ये रसोई घर क्या बन गया? अब ये चार तो शब्द थे, हमने इनको समास किया, तो ये क्या बना? समास किए हुए पद को हम क्या कहेंगे? समस्त पद। तो ये बन गया हमारा समस्त पद। और समस्त पद को जब हम तोड़ेंगे और दोबारा मूल रूप में लेकर आएंगे, रसोई घर को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? रसोई के लिए घर। तो ये क्या बन जाएगा? विग्रह। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन तीनों परिभाषाओं का जो उदाहरण है वो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ कि समास होता क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को एक करना या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहते हैं समास। तो ये एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत हमने इससे ये बनाया, तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? समास कहला रही है। और समास करने के बाद जो पद बनेगा, जैसे रसोई घर बना तो वो बना समस्त पद, और समस्त पद को हम तोड़कर दोबारा मूल रूप में लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा विग्रह। समझ रहे हैं आप किस तरह से? मैं ये तीन डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन है समास में, कि समास क्या होता है कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को एक करना, मिलाना, समास कहलाता है। मैं शब्दों की बात कर रही हूँ, वर्णों की बात नहीं कर रही हूँ। वर्णों की बात हम संधि में करेंगे, यहाँ पर सिर्फ शब्दों की बात हो रही है कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाने को हम समास कहते हैं। समास जब हम कर देते हैं किसी पद को तो बन जाता है समस्त पद, और जब हम समस्त पद को तोड़कर दोबारा मूल रूप में लेकर आते हैं तो वो बन जाता है विग्रह। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर तो था ये बेसिक चीज़ कि समास क्या होता है।
समास की परिभाषा क्या होती है, समस्त पद क्या होता है और विग्रह क्या होता है। अब हम समझते हैं समास के भेद। ठीक है जी, समास के भेद। वैसे तो मूल रूप से समास के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 अविभाव है, अविभाव, अव्ययी भाव नहीं है, अविभाव है। दूसरा है तत्पुरुष, ठीक है। तीसरा है द्वंद्व और 4th नंबर पे आता है बहुव्रीहि। अब आप कहेंगे कि हमारी बुक्स में तो 6 दिए हुए हैं। जो 2 समास आपकी बुक में दिए हुए हैं वो तत्पुरुष के ही भेद हैं। तत्पुरुष के 10 भेद आते हैं, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में आते हैं। 8th 9th तक हमें समास के 6 भेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं मूल रूप की बात करें, मूल रूप से 4 भेद हैं। जो 2 हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हम पढ़ते हैं? द्विगु पढ़ते हैं हम, और एक हम पढ़ते हैं कर्मधारय। कर्मधारय जो बेसिकली जो तत्पुरुष के भी 10 भेद हैं वो मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में कराऊंगी। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि मूल रूप से तो 4 भेद आते हैं, लेकिन जो 8th 9th में आप क्लासेस में पढ़ते हैं वहाँ पर हम भेद कितने करते हैं? 6 भेद करते हैं। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। ये समास के 6 भेद हैं। 1 बाय 1 हम इनको करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है वो आता है अविभाव समास का। अविभाव समास किसे कहते हैं? वो समास जिसमें पहला पद, और एक बेसिक चीज़ और रह गई है यहाँ पर, समास करने से पहले हमें जानना है, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया था रसोई घर, यहाँ पर 2 पद होते हैं। समास में हमेशा 2 पद देखे जाते हैं। पहला जो पद होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। तो जब भी आप समास करेंगे तो उसका टुकड़ा कर लीजिए समास का, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक को हम बोलेंगे पूर्व पद और दूसरे को हम बोलेंगे उत्तर पद, ठीक है जी। पूर्व मीन्स पहला, उत्तर मीन्स बाद का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अविभाव समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है, इट मीन्स जो पहला पद होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी नहीं बदलते, किसी भी कारक, लिंग या वचन के कारण जो नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। तो पहला पद अव्यय होता है जिसकी वजह से पूरा पद क्या बन जाता है? एक अव्यय की तरह कार्य करता है। समझ रहे हैं आप? पहला पद अव्यय होता है जिसकी वजह से पूरा पद अव्यय बन जाता है। जैसे कि अब पहला वर्ड देख लीजिए, भरपेट। उदाहरण है भरपेट। तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद निकालो, देखो अलग अलग करो। भर पेट तो पूर्व पद, और ये क्या हो गया? उत्तर पद। पूर्व पद मैंने क्या बताया? एक अव्यय है। भर शब्द है, अव्यय शब्द है। ये भर से भरा भरू नहीं बनेगा, भर पेट के साथ भर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये अव्यय शब्द है और ये क्या कर रहा है? पूरे ही शब्द को एक अव्यय बना रहा है। लड़का भर पेट खाता है तो भी वही बात, लड़की भर पेट खाती है तो भी वही बात। तो भर पेट जो है भरपेटी या पेटा नहीं बनेगा, ये भर पेट ही रहेगा। तो ये एक अव्यय बन गया है। इसका हम सबसे पहले हम समास में करते क्या हैं? पहले हमें समास में देखना होता है शब्द। हमें पता लगा कि ये समास है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। विग्रह मीन्स इसको हम तोड़ेंगे। भर पेट का अर्थ क्या बनेगा? पेट भर कर। मैंने भर पेट खाना खाया, इसका मतलब क्या बना? कि मैंने पेट भर कर खाना खाया। तो ये क्या बन गया? इसका विग्रह। और उसके बाद हम देंगे समास का नाम। समास का नाम क्या है? अविभाव, क्योंकि यहाँ पर पहला पद अव्यय है। एक बार में आप सोचिए इसको समझ में आ जाएगा, आपको बार बार इसको समझना पड़ेगा जब क्लियर होगा। जैसे हम दूसरा देख सकते हैं, बेकसूर। अब ये पहला पद अव्यय है, उपसर्ग है जो अव्यय के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो पूरा पद इसमें अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है। जैसे भर उपसर्ग था, बे भी उपसर्ग हो गया है, तो बेकसूर। बेकसूर का अर्थ क्या देंगे? बिना कसूर के। बेकसूर, बिना कसूर के। तो क्या था? मैं बेकसूर पकड़ा गया, तो मेरा कोई कसूर नहीं था, बिना कसूर के पकड़ा गया। तो भर पेट बेकसूर, ठीक है। बिना कसूर के समास हो गया अविभाव। इसके अलावा क्या होता है? कई बार कई शब्द जो हैं वो डबल आ जाते हैं। जैसे दिनों दिन। दिनों दिन यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन 2 बार आ गया। दिनों
दिन तो ये अव्यय के रूप में कार्य कर रहा है, इसका मतलब दिनों दिन, बहुत दिनों तक। क्या दिनों तक? बहुत दिनों तक। विग्रह का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसका आपने मीनिंग ही तो बताना है। दिनों दिन, बहुत दिनों तक। या हम कह सकते हैं प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। प्रत्येक, हर एक। मैंने प्रत्येक को टॉफ़ी दी, मतलब हर बच्चे को टॉफ़ी दी, तो प्रत्येक का मतलब हर एक। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर शब्द 2 बार आने से यह अव्यय बन गया। बे उपसर्ग था और भर भी क्या है? उपसर्ग है। सॉरी, मैंने अव्यय बोल दिया था, लेकिन भर भी क्या है? उपसर्ग है। तो भर बे उपसर्ग की या अव्यय होकर भी एक पद अव्यय के रूप में कार्य कर रहा है। दिनों दिन में भी अव्यय बन गया क्योंकि यहाँ पर शब्द 2 बार आ गया, और प्रति में भी प्रति उपसर्ग आ गया। तो ये करने से पहले, आपको समास करने से पहले आपको मेरी जो उपसर्ग वाली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। पेट का अर्थ बदल दिया ना, भरने, भर पेट, पेट भर कर, तो ये अव्यय हैं। और यहाँ पर शब्द जो है 2 बार आने से क्या हुआ कि वो अव्यय बन गया और ये समास में आ गया, अविभाव समास में। तो अविभाव समास वो समास होता है जिसका पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग हो और पूरा पद एक अव्यय के रूप में कार्य करता है। आपने करना क्या है? आपको समस्त पद देंगे, आपने उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, विग्रह लिखना है, और फिर समास का आपने नाम बताना है। समझ रहे हैं? ठीक है जी। ये तो था अविभाव समास। दूसरा समास हमारे पास जो आता है उसका नाम है तत्पुरुष समास। उसका क्या नाम है? तत्पुरुष समास। अब मैंने आपको बताया था समास से पहले ही कि पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और इस समास को करने के लिए आपको कारक का पता होना चाहिए भाई, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कारक के ऊपर ही बनाई थी। तो कारक चिन्ह आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, समास में दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति का लोप मतलब वो छिप जाती है। अब कारक विभक्ति कौन सी है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराई थी, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो यहाँ पर कर्ता और संबोधन ये दोनों इसमें काउंट नहीं होते हैं, ये हट जाएंगे। ठीक है जी। बाकी आएंगे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 विभक्ति जो हैं इसके 6 भेद बन जाएंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ देख लीजिए, कर्म है तो कर्म का साइन होता है को, कर्ता ने कर्म को। अब को वाले देखो, जैसे जेब कतरा, जेब कतरा कौन होता है? मन में सोचिए, जेब को काटने वाला या जेब को कतरने वाला। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जेब को कतरने वाले को जेब कतरा। तो को आ गया, तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर को आ रहा है, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर को का लोप हो गया था जब हमने समास बनाया, लेकिन अब हमने समास को खोल दिया है, समास पद खोल दिया है, विग्रह कर दिया, तो को हमारे सामने आ गया। तो ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है जी। ये तो था कर्म का। अब करण का देख लीजिए, करण का क्या होता है? से मीन्स साधन जिससे हम काम करते हैं। जैसे शिक्षा युक्त, शिक्षा युक्त, शिक्षा युक्त कौन होता है? जो शिक्षा से युक्त हो। शिक्षा से युक्त कोई भी चीज़ होगी तो वो बन जाएगी शिक्षा युक्त। ठीक है। हस्तलिखित बड़ा आता है, कई बार आ चुका है ये। हस्तलिखित, हस्त मैंने होता है हाथ, लिखित मैंने लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। एक तो होता है मशीनों से छपा हुआ और एक और चीज़ होती है हाथ से
लिखा हुआ। जैसे अब मैं काम करा रही हूँ, हस्तलिखित है क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ, तो हस्तलिखित। से मीन्स साधन, तो कौन सा तत्पुरुष समास? करण। ठीक है जी, कर्ता ने कर्म को करण से। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। और इसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही करवा चुकी हूँ मैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। उसके बाद आएगा, इसके बाद संप्रदान हो गया, कर्म को करण से। संप्रदान के लिए अपादान। अपादान का निशान क्या होता है? सेम, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अलग होना। जैसे हम कहेंगे जन्मांध, जन्मांध जन्म से अंधा। जन्मांध कौन होता है? जो जन्म से अंधा हुआ। आप कहेंगे यहाँ पर भी से है, करण आना चाहिए, लेकिन बेटा जी यहाँ पर जब व्यक्ति अंधा होता है तो उसका मतलब उसकी आंखें नहीं हैं, आंखों से रहित है वो, तो से मीन्स अलग होना। गुणहीन, गुणहीन मतलब गुण से हीन, जिसमें गुण ना हो, तो ये से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर बन गया अपादान। उसके बाद आ गया संबंध। संबंध का मतलब होता है रिश्ता, काके की। ठीक है। जैसे अमृत धारा, अमृत धारा मीन्स अमृत की धारा। क्या? अमृत की धारा। की मीन्स संबंध है ये, तो संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण का मतलब होता है, चिन्ह क्या होता है? में या फिर पर। क्रिया का आधार या तो उसके अंदर या उसके ऊपर। जैसे मैं कहूँगी पेट दर्द, देखो कितना आसान है। पेट दर्द, पेट दर्द का मीनिंग क्या होता है जी? पेट में दर्द, अंदर होता है ना पेट के। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो में आ गया। पर भी मैं करा सकती हूँ, जैसे रिक्शा सवार, रिक्शा सवार ने टक्कर मारी। ठीक है। रिक्शा सवार मतलब का क्या मीनिंग था? रिक्शा पर सवार, तो पर आ गया। तो अधिकरण का निशान क्या होता है? में या पर। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और हमें पहचान कैसे होगी? जब हम उसको अलग करेंगे तो हमारे सामने कोई ना कोई कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो था तत्पुरुष समास। तीसरा समास जो इसके बाद हम करेंगे वो हम करेंगे द्विगु समास। सॉरी, द्विगु ही कर लेते हैं। चलो वैसे तो द्वंद्व भी कर सकते हैं, कोई भी आप द्वंद्व कर लेते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो समास होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई। और लड़ाई किस में होती है? जो बराबर के होते हैं। ठीक है। ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो द्वंद्व मतलब लड़ाई है, और लड़ाई बराबर वालों में होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद बराबर होता है उत्तर पद के। मतलब इसमें कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों ही पद बराबर होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, परिभाषा नहीं है। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि अब जैसे देखिए, हम कहते हैं माता पिता। अब आप माता पिता में छोटा बड़ा कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं कर सकते। तो माता पिता दोनों ही बराबर है, तो हम इसकी विग्रह कैसे करते हैं? माता और पिता, हम इसमें और लगाते हैं। सबसे आसान है इसका विग्रह करना। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने शब्दों के बीच में और लगाना है। जैसे हम कहते हैं दूध दही, दूध दही का खाना, तो दूध और दही। ठीक है। रात दिन, आना जाना, खाना पीना, तो इसमें या तो विपरीत शब्द आएंगे या युग्म शब्द, जैसे भाई भाभी, बहन जीजा, भाई बहन, तो और लगेगा। ठीक है। तो इसमें हमेशा दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये तो समास के 3 भेद हो गए हैं, बाकी रह गए हैं 3। अगर मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में हमसे समास के 3 भेद करेंगे। और आने वाले जो 3 भेद हैं, जो हमारे पास द्विगु है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि समास है, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम ये तीनों समास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और आप इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करें कमेंट करके। ठीक है जी, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।